दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ नए सवालों पर चर्चा करने चल रहे हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम चर्चा करेंगे मेंस और प्री एग्जाम के बारे में, जो संबंधित होगा वर्ष 2021 से और वर्ष 2017 से, ठीक है। और जीएस के सभी विषय से जितने भी सवाल आते हैं उन सभी सवालों को देखा जाएगा। जैसे आज हम लोग एंशिएंट भी कवर करेंगे, मिडावल कवर करेंगे, मॉडर्न कवर करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, जनसंख्या एवं नगरीकरण, इस तरह से यूपी स्पेशल के सवाल, इकोनॉमिक्स के सवाल, एग्रीकल्चर के सवाल, विविध के सवाल, भौतिक विज्ञान के सवाल, जीव विज्ञान के सवाल, ठीक है, अर्थशास्त्र के सवाल, साइंस टेक के सवाल, ये सारे सवालों को दोस्तों हल किया जाएगा। और आज मेरे लिए बहुत खुशी का भी दिन है। खुशी का दिन इसलिए दोस्तों, मैं कई दिनों से आपको ये किताब दिखा रहा था कि दोस्तों ये हमारी हिंदी की किताब है और मेरे स्टूडियो में दोस्तों दूसरी वाली किताब नहीं थी। बहुत मेहनत के बाद ये दूसरी किताब भी मेरे पास आ चुकी है। तो जो किताब आपकी स्क्रीन पर दिख रही है वही किताब है दोस्तों, तो आप इस किताब को ले सकते हैं। वैसे ये किताब तो लगातार सेल पे चल रही है और आपकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। तो समीक्षा अधिकारी के लिए दोस्तों ये दोनों किताबें हमारी टीम की तरफ से तैयार किया गया। जबरदस्त किताब है। जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं जिस पैटर्न पर, ये सारा पैटर्न इसमें मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेने के लिए परेशान हैं। आप एक काम करो ना, बुक ले लो सबसे अच्छा, क्योंकि यहाँ पे आप 3-3 सवाल देख रहे हैं, बुक में आपको 5-5, 6-6 सवाल का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से आप ले लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए और कई सारी परीक्षाओं के लिए कोर्स लॉन्च किए गए हैं, ठीक है, ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। तो आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। तो पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और याद रखिएगा दोस्तों ये एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित सवाल दे रहा है, ठीक है। सवाल क्या है, ध्यान से पढ़िए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। क्या इसका जवाब होगा, सोचिए समझिए और बताइए, ठीक है। ये देखिए प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है। आरओ प्री जो हुआ था 2021 में, ये उसमें पूछा गया सवाल है। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जहां पर नहीं वाले सवाल आते हैं ना, आप थोड़ा अलर्ट हो जाया करिए, क्योंकि यहां पर हमसे गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं। लिख रहा दोस्तों फाहियान दोस्तों 399 ईस्वी में आया था और भारत में 414 ईस्वी तक था। सवाल एक और आता दोस्तों, ये जो फाहियान था ये किसके शासनकाल में आया था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य भी कहते थे, ये उनके शासनकाल में आया था। वेनसांग दोस्तों किसके शासनकाल में आया है? वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। ये जो इत्सिंग ले रहा दोस्तों, इत्सिंग के आगे लिखा दोस्तों 679, ठीक है। ये 79 दोस्तों क्या दिया हुआ? गलत डेटा दिया हुआ है। इसके आने की तिथि दोस्तों 671-72 मानी जाती, ठीक है। तो यहां पर जो आंकड़ा दिया है 679, ये गलत दिया है। इस वजह से दोस्तों यही उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी अल मसूदी दोस्तों ये 957 ईस्वी में आया था, याद रखेंगे। और कहां का रहने वाला था दोस्तों? यह बगदाद का रहने वाला था, ठीक है। फिलहाल आपसे और भी सवाल पूछा जा रहा है, वो सवाल देखिए। लिख रहा है फाहियान भारत आया था किसके शासनकाल में? तो क्या बताएंगे दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ये गुप्तकालीन शासक थे। और बाकी किस सन में आया था ये तो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा सवाल लिख रहा दोस्तों चीनी यात्री था। अच्छा, फाहियान कहां का था दोस्तों? यह भी दोस्तों चीनी यात्री था। क्या था दोस्तों? यह भी चीनी यात्री था। लिख रहा वेनसांग जो है दोस्तों ये कब आया था? तो वेनसांग ह से वेनसांग याद रखेगा और ह से हर्षवर्धन याद रखेगा, ठीक है। हर्षवर्धन याद रखेगा दोस्तों। हर्षवर्धन का समय दोस्तों इसी के समय में वर्धन काल चला है, या फिर पुष्यभूति वंश का नाम सुना होगा, ठीक है। जैसे यहां पर क्या था दोस्तों? मौर्य, यहां पर गुप्त वंश चल रहा था। क्या चल रहा था दोस्तों? यहाँ पे ये गुप्त वंश चल रहा था, मौर्य नहीं। क्या चल रहा था दोस्तों? ये गुप्त वंश के शासक थे। उसी तरह से यह पुष्यभूति वंश के शासक थे, ठीक है। पुष्यभूति वंश के शासक थे, ठीक है। एक तीसरा सवाल जो लिख रहा दोस्तों इत्सिंग भारत कब आया था? तो याद रखेंगे, मैंने आपसे कहा ना 671, 672 दोनों याद रखेगा, क्योंकि मैंने एग्जाम में देखा है ये दोनों कई अलग अलग परीक्षाओं में ये उत्तर सही माने गए हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल दे रहा है कि अल मसूदी भारत कब आया था? तो ये तो दोस्तों साफ साफ यहां पे लिखा है, ठीक है, ये 957 ईस्वी, ठीक है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि अल मसूदी के आने का समय, यहां पर दोस्तों उसका जिक्र जो किया गया है, यहां पे भी किताबों में एक अलग टाइम मिलता दोस्तों 915 से 916, ठीक है। खैर अलग बात है। याद रखेंगे कहां का रहने वाला था दोस्तों? यह बगदाद का रहने वाला था। और यह 957 ही याद रखेगा, क्योंकि जो एनसीईआरटी का डेटा वो डेटा यही कहता है, ठीक है। किसके शासन काल में आया था दोस्तों? तो याद रखेगा प्रतिहार शासक महिपाल के शासन काल में, ठीक है। प्रतिहार शासक
शासक महिपाल, ठीक है, महिपाल के दरबार में यह उपस्थित हुआ था। तो यह सवाल भी आपसे पूछता रहता है, ठीक है। तो कौन सा यात्री किसके शासनकाल में आया है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है मिडावल हिस्ट्री का, मध्यकालीन भारत के इतिहास का। लिख रहा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ स्मारक दिया है, दूसरे तरफ निर्माता दिया है। आपको बताना है कि किसका निर्माण किसने कराया है, ठीक है। जैसे अटाला देवी मस्जिद की बात करें दोस्तों, तो इसका निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने कराया है। कहां पर कराया, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे दोस्तों, इब्राहिम शाह सरकी, क्या नाम है याद रखेंगे, इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया है। कहां पे करवाया दोस्तों, तो ये अटाला मस्जिद दोस्तों ये जौनपुर में स्थित है, ठीक है। अटाला मस्जिद कहां पर दोस्तों, ये पहले यहां पर अटाला देवी की मूर्ति थी दोस्तों, ये पूजी जाती थी दोस्तों, बाद में इसको तोड़ करके मस्जिद बना दिया गया। तो एक सवाल याद रखिएगा। उसी तरह से दे रहा दोस्तों छोटा सोना मस्जिद, ये किसने बनवाया है, तो याद रखिएगा छोटा सोना मस्जिद ये वली मोहम्मद ने बनवाया है। किसने बनवाया है, वली मोहम्मद ने। अगला सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि वली मोहम्मद ने जो ये छोटा सेना मस्जिद बनवाया ये है कहां पर, ठीक है। तो ये मस्जिद कहां पर दोस्तों, याद रखेंगे ये बांग्लादेश में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों, ये भारत में नहीं है। छोटा सोना मस्जिद कहां पर दोस्तों, यह बांग्लादेश में है। अगला सवाल देखिए, कदम रसूल किसने बनाया दोस्तों, तो इसका निर्माण कराया नुसरत शाह ने। किसने कराया दोस्तों, नुसरत शाह ने कराया। किसने कराया, नुसरत शाह ने कराया। अगला सवाल आ जाता दोस्तों, नुसरत शाह ने इसका निर्माण कहां पर कराया है, तो आपने गौर का नाम सुना है क्या, नहीं सुना होगा। आपने गजनी का नाम सुना है ना, गजनी के पास में दोस्तों गौर पड़ता है, ठीक है, ये दोस्तों वहां पर है, उसने कराया, ठीक है। बाकी दोस्तों अदीना मस्जिद पांडुआ जगह का नाम याद रखेंगे। तो अदीना मस्जिद का निर्माण किसने कराया है, सिकंदर शाह ने कराया है। किसने कराया दोस्तों, सिकंदर शाह ने कराया है। कहां पे कराया दोस्तों, तो पांडुआ नामक स्थान पे कराया। कहां पे कराया, पांडुआ में इसका निर्माण हुआ है, इसको भी याद रखेंगे। इस तरह से आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तो पहले का 2 हो जाएगा, दूसरे का 4 हो जाएगा, तीसरे का 1 हो जाएगा और चौथे का 3 हो जाएगा। तो 2, 4, 1 और 3 सही हो जाएगा। तो 2, 4, 1, 3 कहां मिल रहा है दोस्तों, 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। इस प्रकार जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इतना डिटेल में जाके पढ़ना है, तब समझना कि हमने समीक्षा अधिकारी की तैयारी की है, ठीक है। नहीं पढ़ा आपने तो पहले ही मान जाइए कि हमारी तैयारी उस लेवल की नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने दोस्तों जब शुरुआत किया ना, तो मैंने कहा बच्चों को जब जीएस पढ़ाना ही है तो पहले एक बार प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करते हैं, उससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि क्या पढ़ना चाहिए और कितना डीप पढ़ना चाहिए, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है, यानी क्वेश्चन में दम तो होगा, ठीक है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है, आधुनिक भारत के इतिहास का सवाल है। लिख रहा है वर्ष 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कहां पर की गई। तो हिंदू कॉलेज दोस्तों कहां बना था, कलकत्ता में बना था। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो हिंदू कॉलेज बना था इसको 2 लोगों ने मिलकर बनाया। कितने लोगों ने, 2 लोगों ने मिलकर बनाया। एक तो नाम आता है दोस्तों डेविड हेयर का नाम आता है, डेविड हेयर का, और दूसरा नाम आता है दोस्तों राजा राम मोहन राय जी का। किसका नाम आता है, राजा राम मोहन राय जी का। इन दोनों लोगों ने मिलकर के इस हिंदू कॉलेज का निर्माण कराया। कब किया दोस्तों, 1817 ईस्वी में। एक सवाल और याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने आगे चल के 1825 ईस्वी में निर्माण किया दोस्तों वेदांत कॉलेज की। किसकी स्थापना किया, वेदांत कॉलेज की स्थापना किया है, ठीक है, वेदांत कॉलेज की। इसी तरह से 1828 में इन्हीं के द्वारा क्या स्टार्ट किया गया दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, ठीक है, ब्रह्म समाज की। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। फिलहाल लोकेशन कहां पर दोस्तों, तो इन सबका लोकेशन कलकत्ता है, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां पर देखिए दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा सवाल दे रहा है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना की किसने की थी दोस्तों, तो याद रखिएगा यहां पर डेविड हेयर का भी नाम याद रखना, आपको डेविड हेयर का भी नाम रखना है, प्लस दोस्तों यहां पर राजा राम मोहन राय का भी नाम याद रखना है, राजा राम मोहन राय का नाम याद रखना है। कब किया था ये भी याद रखेगा, कब किया था दोस्तों, 1817 ईस्वी में, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, मेंशन है, ठीक है। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था। दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज दोस्तों कलकत्ता में स्थित है, और उस समय के तत्कालीन वायसराय जो थे, वायसराय क्या गवर्नर जनरल थे, तत्कालीन गवर्नर जनरल
गवर्नर गवर्नर जनरल, नाम है दोस्तों वेलेजली। क्या नाम दोस्तों? वेलेजली। वेलेजली ने दोस्तों क्या किया था? इस फोर्ट विलियम कॉलेज की आधारशिला रखी थी कलकत्ता में। ठीक है, तो ये भी कलकत्ता में याद रखेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है, कहां पर स्थित दोस्तों? याद रखेगा, फोर्ट विलियम कॉलेज एक कलकत्ता में स्थित है। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया है? तो बता तो दिया पीछे आपको, ठीक है, कि वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी ने किया। किसने किया? राजा राम मोहन राय जी ने किया। राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि किसने दिया दोस्तों? तो अकबर द्वितीय। याद रखेगा, ये उत्तरवर्ती मुगल शासक था अकबर द्वितीय, उसी के द्वारा दोस्तों इनको राजा की उपाधि दिया गया था। और उसी के पेंशन के सिलसिले में ये कहां गए थे दोस्तों? इंग्लैंड गए थे, जहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है 1833 ईस्वी में। तो उससे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, ये खैर मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल कवर हुआ। अगला चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों तो इंडियन ज्योग्राफी का हम लोग सवाल देखेंगे कि भारत के भूगोल से दोस्तों कौन सा प्रश्न आपसे पूछा गया था। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि डेली एक चैप्टर को डिस्कस करते हैं, पर डे एक चैप्टर, ज्यादा नहीं, ठीक है, एक चैप्टर डिस्कस करते हैं, ठीक है, रोज, और हर चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इस तरह से हमने कलेक्ट किया दोस्तों कुल 15 चैप्टर। कितना है दोस्तों? 15 चैप्टर है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों। लिख रहा है आरो यारो मेंस 2021 का सवाल है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मेंस का सवाल हो तो पहले आप अलर्ट हो जाइएगा, बहुत ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है? ठीक है, मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत कौन सी फसल संरक्षित है दोस्तों? क्या गेहूं संरक्षित है? नहीं। क्या चावल संरक्षित है? नहीं। सब्जियों में दोस्तों आलू संरक्षित है, याद रखेंगे, ये अच्छा सवाल है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? यहां पर मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत इसको संरक्षित कर रखा है भारत सरकार ने। ये एक सवाल इस तरह से आता है। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि आलू किस कुल का पौधा है? ठीक है, पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने चावल के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। चावल जो दोस्तों याद रखेगा ग्रैमिनी कुल का पौधा है, ठीक है। कैसा दोस्तों? ग्रैमिनी कुल का पौधा। उसी तरह से आलू जो है दोस्तों ये सोलेनेसी कुल का पौधा है। किसका पौधा दोस्तों? ये सोलेनेसी कुल का पौधा है, और ये सवाल भी परीक्षा में आता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है सरकार कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करती? ठीक है, तो याद रखेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य ये कितनी फसलों के लिए अब तक सरकार ने जारी किया है? तो कई सारे फसलों पर जारी किया है। अभी तक दोस्तों लगभग 23 फसल है, ठीक है, 23 फसलों पर। अच्छा, इससे क्या होता है? देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करने का फायदा यह होता है कि कोई भी व्यक्ति उस मूल्य से कम दाम पर किसानों से अनाज या अन्य चीजों को नहीं खरीद सकता, ठीक है। सरकार ने जो रेट तय कर दिया उसी रेट में दोस्तों अनाज बिकेगा, ये दोस्तों होता है। तो इससे किसानों को बहुत लाभ होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य से, और सरकार समय समय पर इस समर्थन मूल्य को बढ़ाते भी रहती है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। खाद्यान्नों की खरीद एवं भंडारण के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। खाद्यान्नों की खरीद कौन करता है और उसको स्टोर कौन करता है? तो याद रखेगा, आपने नाम सुना होगा एफसीआई का, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। इसी को कहते हैं भारतीय खाद्य निगम। क्या कहते हैं दोस्तों? भारतीय खाद्य निगम, ठीक है। ये जो दोस्तों ये फूड को क्या करता है? खरीदता है किसानों से, और उसके भंडारण के लिए दोस्तों यही जिम्मेदार है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। ये तो दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का सवाल हो गया। ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के सवाल, ठीक है। पढ़िए क्या लिखा दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी में। यहां भी देखिए मेंस 2021 का सवाल दे रहा है। लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता? ये देखिए रिपीटेड सवाल है, ठीक है। पीछे की क्लास में दोस्तों हमने इसे पढ़ा था, तो यहां पर दोस्तों ये रिपीट हो रहा है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों कि जो भूमध्य सागरीय वन है इसमें कौन सा नहीं पाया जाता? तो याद रखें दोस्तों, इसमें सागौन नहीं पाया जाता। सागौन को क्या कहते हैं दोस्तों? सागवन कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब यहां पूछ भी दिया कि उसमें पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं दोस्तों? तो मैंने आपको बताया था, याद रखेगा ओक पाया जाता है, याद रखेगा दोस्तों जैतून पाया जाता है, याद रखेगा दोस्तों चेस्टनट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चेस्टनट पाया जाता है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों वालनट पाया जाता है, वालनट पाया जाता है। इसी तरह से अन्य वृक्ष हैं, ठीक है। साइप्रस पाया जाता है, साइप्रस, पिछले वाले में शायद साइप्रस में लिखना भूल गया था, यहां लिख लीजिएगा, ठीक है। साइप्रस भी पाया जाता है। इसके अलावा पाइन याद रखिएगा, इसके अलावा सहतूत याद रख सकते हैं। अपडेट होता रहता है, दिमाग में जो आ गया बता दिया, ठीक है। तो ये सारे वृक्ष दोस्तों भूमध्य सागरीय वन के अंतर्गत आते हैं। लिख रहा सागौन जो दोस्तों ये कहां पाया जाता है दोस्तों? सागौन जो है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का वृक्ष है, ठीक है। किसमें पाया जाता है? ये उष्णकटिबंधीय वन में पाया जाता है। विश्व के बागानों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है?
विश्व में बागानों की भूमि किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखेंगे भूमध्य सागरीय क्षेत्र को किसे कहा जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बागानों की भूमि कहा जाता है। ये नया सवाल हो गया। पिछले वाले में दोस्तों ये सवाल हम लोग नहीं डिस्कस किए थे, ठीक है। पिछले वाले में इसकी जगह पे एक सवाल ये डिस्कस किए थे कि ये भूमध्य सागरीय वन कहां पाया जाता है, हम लोग ये पढ़े थे, ठीक है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। भूमध्य सागरीय वन कहां पाया जाता है? तो मैंने बताया था दो जगह पाया जाता है। एक तो पाया जाता है भूमध्य सागर के निकट, कहां पाया जाता है? भूमध्य सागर के निकट पाया जाता है। और दूसरा बताया था दोस्तों कि महाद्वीप का पश्चिमी हिस्सा प्लस दोस्तों दक्षिण पश्चिम हिस्सा। कौन सा दोस्तों? पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में खास करके इस तरह के वृक्षों की प्रधानता होती है या इस तरह के वृक्ष जो है पाए जाते हैं। ये दोस्तों पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं ना? आ रहा बात समझ में ना? एक एक चीजें समझते जाइएगा। इतने डिटेल में जो चीजें पढ़ाई जा रही, ऐसी क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप चाहे जितना भी प्रयास कर लीजिए, नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आइए अगला पढ़ते हैं सवाल। अगला देखिए प्री 2021 का सवाल है, ये जनसंख्या नगरीकरण का सवाल है। लिख रहा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? क्या लिखा दोस्तों? कौन सा मिलियन शहर नहीं है? मिलियन का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसको कभी कभी लिखता है परीक्षा में 10 लाखी जनसंख्या वाला शहर, ठीक है, 10 लाखी जनसंख्या, ठीक है। तो कहां पे दोस्तों 10 लाख की जनसंख्या नहीं पाई जाती? अब ज्यादातर बच्चे दोस्तों यहां क्या करेंगे? प्रयागराज चूज करते हैं। मैं आपके भ्रम को दूर कर रहा हूं। देखिए आपसे नहीं पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या कहां रहती है, ठीक है। अगर ये पूछते कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला दोस्तों कौन सा है, तो याद रखिएगा जब जिला पूछेगा तब दोस्तों आप बताइएगा प्रयागराज जिला ये सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है। कितनी जनसंख्या दोस्तों? तो लगभग 60 लाख प्लस मान के चलो, ठीक है। 60 लाख से अधिक जनसंख्या यहां की है, ठीक है। आपसे लेकिन ने नहीं पूछा, आपसे पूछा कौन सा मिलियन नगर में नहीं आता? आगरा नहीं आता, कि प्रयागराज नहीं आता, कि मेरठ नहीं आता, कि मुरादाबाद नहीं आता? तो याद रखे दोस्तों यहां पे जो मुरादाबाद नाम दे रहा है ये मिलियन शहर में नहीं आता, 10 लाखी शहर नहीं है, मतलब इसके शहर में 10 लाख लोग नहीं निवास करते, ठीक है। अब बात आ गई दोस्तों कि क्या पता कल कोई ऑप्शन ना दे, कल को कोई दूसरा ऑप्शन दे दे, तब फंसा सकता है ना। तो ऐसे में दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से शहर हैं। तो आइए एक कॉम्बिनेशन बिठाइए, जैसे कानपुर याद रखेगा, कानपुर के बगल में दोस्तों लखनऊ है, इसलिए लखनऊ याद रखेगा, ठीक है। इसी तरह से प्रयागराज याद रखेगा, प्रयागराज के बगल में दोस्तों वाराणसी है, इसे भी याद रखेगा, ठीक है। फेमस जगह दोस्तों आगरा याद रखेगा, और फेमस जगह है मेरठ याद रखेगा। 1 2 3 4 5 6, एक और छूट रहा दोस्तों, कौन सा छूट रहा है? दिल्ली के पास में गाजियाबाद छूट रहा है, ठीक है। 6 1 7, ठीक है। ये 7 हैं दोस्तों। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? तो याद रखेगा इनकी संख्या 7 है, ठीक है। वर्तमान में 7 ऐसे शहर हैं उत्तर प्रदेश के जहां की जनसंख्या, जहां के शहर की जनसंख्या की बात नहीं हो रही है, शहर की जनसंख्या कितनी दोस्तों? 10 लाख है, इसलिए हमने ये जवाब दिया। तो इसको छोड़ करके कहीं से भी कुछ ऑप्शन बना दे, कल को यहां मथुरा ऑप्शन में दे दे, कल को यहां पर जो है चंदौली ऑप्शन में दे दे, चित्रकूट। भाई उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं पहले बताइए? उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75। कितना दोस्तों? 75, ठीक है। कितने जिले हैं? 75। उन 75 में से केवल 7 में जो है 10 लाख की जनसंख्या रहती, बाकी नहीं रहती, ठीक है। बाकी 68 बचेगा, तो 68 में 10 लाख की जनसंख्या नहीं है। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले शीर्ष जिले कौन से? क्या लिख रहा है दोस्तों? सर्वाधिक शहरी जनसंख्या लिख दिया। तो सबसे ज्यादा लोग शहर में कहां रहते हैं? देखिए दिल्ली के पास में एनसीआर वाले क्षेत्र में है, इसलिए यहां पर सबसे पहले नाम लेते हैं दोस्तों गाजियाबाद का। गाजियाबाद के दोस्तों बाद कौन सा नाम लेंगे दोस्तों? अपना लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ के बाद दोस्तों कानपुर नगर याद रखेगा। देखिए 2 जिले हैं, एक कानपुर नगर जिला है, एक कानपुर देहात जिला है। तो यहां पे हमारा उत्तर क्या दोस्तों? कानपुर नगर है। और कानपुर नगर के बाद दोस्तों कौन आ जाता है? याद रखेंगे आगरा आ जाता है, और आगरा के बाद दोस्तों मेरठ आ जाता है, ठीक है। ये दोस्तों 4-5 का सीरियल क्रम आप याद रखें। देखिए पूछा है शहरी जनसंख्या, जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा ना वो बच्चा तुक्का में हमेशा प्रयागराज मारेगा, ठीक है। प्रयागराज दोस्तों कुल जनसंख्या की बात होगी तब प्रयागराज का नाम आता है। यहां पे कुल जनसंख्या की बात नहीं हो रही है, यहां पे शहरी जनसंख्या की बात हो रही है। अगर आप इतने ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, देखिए मैं क्यों कह रहा हूं,
ये प्री और मेंस के सवाल हैं, अपने आप में लेवल के सवाल हैं। आपने थोड़ा सा ध्यान हटाया कि सवाल गलत हो जाएगा। तो परीक्षा में जब कभी भी सवाल बने ना, सवाल को एक दो बार पढ़िए कि क्या बहुत आसान सवाल है, क्या एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है। और जिस सीक्वेंस में आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर इसी सीक्वेंस में आप प्रैक्टिस करेंगे तब तो समीक्षा अधिकारी क्वालिफाई कर सकते हैं एग्जाम, नहीं तो फिर नहीं कर पाएंगे। जो बात साफ सुथरा, ठीक है, क्यों आपको भ्रम में रखना। अगर आप यही नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो आगामी वर्ष में जो पेपर होने वाला कैसे सॉल्व करोगे बताओ, सवाल ही नहीं बनता। ठीक है, इसलिए अलर्ट रहना सीखो। आ जाओ देखते हैं दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी से सवाल दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल दे रहा है। मेंस 2021 का सवाल है, लिख रहा है कि यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है। मुझे लगता है ज्यादातर बच्चे जानते हैं, प्रधानमंत्री नहीं करता है, लोकसभा अध्यक्ष नहीं करता है, भारत का प्रधान न्यायाधीश। कभी कभी प्रधान न्यायाधीश देता है, कभी कभी क्या लिखता है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये पूछ देता है। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो याद रखेंगे इनको बनाया जाता है। ठीक है, पहली बार दोस्तों याद रखेंगे, पहली बार किसे बनाया गया था, तो एम हिदायतुल्लाह जी को बनाया गया था। किसे बनाया गया था दोस्तों, पहली बार एम हिदायतुल्लाह जी को यह मौका दिया गया था। वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों चुने गए थे। क्यों, क्योंकि उस समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद दोस्तों खाली था। ठीक है, आइए सवाल देखते हैं। लिख रहा भारतीय राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो याद रखेगा एम हिदायतुल्लाह। कौन है दोस्तों, एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, एम हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे सीजेआई हैं जिनको यह मौका मिला था। और कब मिला था दोस्तों इनको यह मौका, तो याद रखेंगे 20 जुलाई 1969 को उन्हें यह मौका मिला था। ठीक है, यह सवाल भी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, बीमारी या अन्य किसी कारण से राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है, तो अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उनके बाद दोस्तों यह निर्वहन की जिम्मेदारी किसकी होती है, उपराष्ट्रपति की होती है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन दोस्तों कहां पर किया गया है, महाभियोग से संबंधित दोस्तों कौन सा अनुच्छेद आपसे यही पूछना चाह रहा है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 61 में दोस्तों क्या बताया गया है, महाभियोग के बारे में बताया गया है। और एक बात और याद रखेगा, महाभियोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पर लगता है। कभी कभी हम लोग पढ़ लेते हैं कि भाई जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको भी पद से हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाता है, गलत है। उनको उनके पद से किस आधार पर हटाया जाता है, साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है। महाभियोग भारत में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पर लगता है, इसके अलावा किसी पर नहीं लगता है। एक दो सवाल आप एक्स्ट्रा याद करिए। ठीक है, मान लीजिए पूछ दिया दोस्तों क्षमादान के बारे में। ठीक है, कि बताइए राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति ये किस अनुच्छेद में दिया गया। जैसे आज पूछ रहा है ना, आज महाभियोग पूछा, कल क्षमादान पूछ सकता है। तो दोस्तों क्षमादान के बारे में कहां बताया गया है, याद रखेंगे अनुच्छेद 72 में बताया गया। कहां पर, अनुच्छेद 72 में। एक सवाल और दे सकता है दोस्तों, जो पावर केंद्र में राष्ट्रपति को है वही पावर दोस्तों राज्य में राज्यपाल को भी है, और राज्यपाल भी क्षमादान देते हैं। तो राज्यपाल किसके तहत क्षमादान देते हैं, याद रखेंगे अनुच्छेद 161 के तहत। किसके तहत दोस्तों, अनुच्छेद 161। कहेंगे कैसे सर याद हो गया आपको, इसलिए याद हो गया, यहां 61 बोला ना तुरंत दिमाग में क्लिक कर गया कि बच्चों को 161 पढ़ाना है, और 161 पढ़ाना इसलिए 72 भी पढ़ाना जरूरी था। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए नितिन सर की क्लास में ना आने का एक फायदा है कि जब हम विषय को विषय से जोड़ते हैं, टॉपिक को टॉपिक से जोड़ते हैं, प्रश्न को प्रश्न से जोड़ते हैं, तो बड़ा मजा आता है। मुझे तो स्पेशली मजा आता है, आपको कितना आता है आप जानिए। ठीक है, जितना ज्यादा कनेक्ट करेंगे उतना ज्यादा हमें उत्तर मिलेगा। ठीक है, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों भौतिक विज्ञान से संबंधित सवाल है। लिख रहा है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। सही बताऊं तो मैंने जो शोध किया, मेरे शोध के आधार पर जो है ये दोनों रूपों में ग्रहण करते हैं। याद रखेंगे दोनों रूप में ग्रहण करते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। जो मैं बता रहा हूं वो नाइट्राइट के रूप में भी ग्रहण करते हैं और नाइट्रेट के रूप में। लेकिन हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें आयोग का जवाब चाहिए। ठीक है, कि आयोग किस जवाब को सही मानता है, आयोग की नजर में कौन सा सही है। तो आयोग के नजर में दोस्तों नाइट्रेट सही है। क्या सही है,
नाइट्रेट सही है, इस बात को भी याद रखेंगे। तो आयोग कहता है कि नहीं, उत्तर सी सही होगा। गूगल कहता है कि बी और सी दोनों सही होगा। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखेगा। मेरी इच्छा है कि मैं आपको बता दूं आगे क्या करना है, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, यहां देखिए कह रहा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मात्रा पाई जाती, नाइट्रोजन गैस की कितनी मात्रा पाई जाती है, यहां पर ये लिखना चाहिए। तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन ही पाया जाता है। कितना दोस्तों, 78% नाइट्रोजन है। कितना दोस्तों, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। जो ऑक्सीजन है दोस्तों, ऑक्सीजन देखिए पहले का डेटा था दोस्तों पुरानी किताबों में 21%, अब एनसीईआरटी ने जो डेटा दिया है वो दिया दोस्तों 20.8%, तो घट गया है। पहले की अपेक्षा ऑक्सीजन क्या हो गया दोस्तों, घट गया है। आप इसे भी याद रखेगा। इसी तरह से CO2 भी परीक्षा में पूछ लेता, तो CO2 कितना है, तो 0.003%। कितना है दोस्तों, CO2 कितना है, 0.003%। ये हमारे वायुमंडल में इतना ही CO2 पाया जाता है। यहां देखिए बर्फ बनाने के कारखाने में शीतलता के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो बर्फ बनाने के लिए दोस्तों, अब जो बच्चा होता है यहां हमेशा वो ड्राई आइस करता है। क्या करता है दोस्तों, ड्राई आइस। ठीक है, ड्राई आइस। ठीक है, ड्राई आइस या इसको हम सूखा बर्फ भी कहते हैं। तो बच्चे के दिमाग में आता है, और सूखा बर्फ किसे कहा जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहा जाता है। लेकिन इस सवाल का, इस जो पूछा है सवाल, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बच्चा ना बर्फ सोच करके उत्तर सोच लिया, जबकि उत्तर गलत है। अगर यहां दोस्तों कारखाने में शीतलता की बात आती है, तो शीतलता के मामले में अमोनिया यहां पर रखा जाता है। क्या रखा जाता है, उत्तर अमोनिया रखा जाता है। लेकिन अब वही है, अमोनिया में क्या दोस्तों, अमोनिया गैस की बात करें। ठीक है, तो अमोनिया की बात होती है। लेकिन वही है कि जिनको नहीं पता वो तुक्का मारने के चक्कर में कार्बन डाइऑक्साइड सोच के बैठे हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। कर वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है, देखिए यहां पर ऑप्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो वायुयान के टायर में दोस्तों नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्या भरी जाती है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, अब मामला समझिए। अब दोस्तों कई जगह पे आपको यह भी मिलेगा कि इसके टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। अब हो जाता नाटक यहीं पे। ठीक है, कि सर हम करें तो करें क्या, क्योंकि हम गूगल करते हैं तो हमें दो जवाब मिलता है, हमें नाइट्रोजन भी जवाब मिलता है, हमें हीलियम भी जवाब मिलता है। अब मैं कारण आपको बता रहा हूं। देखिए हीलियम जो है दोस्तों ये सबसे हल्की गैस में आता है। ठीक है, हीलियम जो है दोस्तों ये सबसे हल्के गैस में आता है। ठीक है, और नाइट्रोजन दोस्तों, नाइट्रोजन की खासियत है कि दोस्तों जब वायुयान के टायर खुलते हैं ना हवा से उड़ने के बाद, जैसे वो जमीन पे टकराते हैं तो घर्षण होता है। ये घर्षण इतना भयानक होता है कि टायर फट भी सकते हैं। किस कारण से दोस्तों, वायु दाब की वजह से, एयर प्रेशर की वजह से टायर फट सकते हैं। या जब कभी गाड़ियां तेज चलती हैं एक्सप्रेस वगैरह पे, तो साफ साफ वहां लिखा होता है कि कृपया अपने टायर में नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करें। क्यों होता है ये कारण जान लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए जब टायर घूमता है ना, तेजी से घूमता है, तो टायर गर्म होता है। जब टायर गर्म होता है तो उसके अंदर जो हवा होती है, हवा के अंदर भी दोस्तों अणु पाए जाते हैं ना। ये अलग बात है कि हवा में अणु बहुत दूर दूर होते हैं, इसीलिए हमें पारदर्शी दिखाई देता, आर पार सब दिखाई दे रहा है। क्या हमारे और इस कैमरे के बीच में हवा नहीं, क्या है हवा, लेकिन पारदर्शी दिखाई दे रहा क्योंकि अणु दूर दूर हैं। लेकिन दोस्तों जब टायर में हवा भरा जाता है और जब वो टायर गर्म होने लगता है तो अणु पास पास अणु क्या होते हैं दोस्तों, पास पास नहीं, गर्म होने की वजह से प्रसार होता है, फैलता है, और वो टायर क्या करना, फैलने का प्रयास करता है। इसीलिए तेज रफ्तार में गाड़ियां चलाने से उनके टायर फट जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए लिखा होता है कि जब कभी आप एक्सप्रेसवे पे चलिए तो नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करिए। ठीक है, और यही कारण है कि आप हाइड्रोजन गैस की बात नहीं करेंगे, नाइट्रोजन गैस बिल्कुल परफेक्ट जवाब है। कभी भी अब कहीं भी टायरों की बात होगी तो हमेशा इस बात को याद रखेंगे, आज के बाद मत भूलिएगा। देखिए भूलेंगे ऐसे हम पढ़ाते जाएं और आप भूलते जाएं तो फिर तो हो गया बंटाधार। ठीक है, बहुत सोच समझ के चलना है। चलिए जीव विज्ञान का सवाल देखते हैं दोस्तों, बायोलॉजी का सवाल है, मेंस 2021 में पूछा गया सवाल है। ध्यान दीजिए क्या लिख रहा है, लिख रहा है एंटीबायोटिक्स को अधिकांशतः प्राप्त किया जाता है। एंटीबायोटिक्स किससे प्राप्त किया जाता है, क्या कवक से मिलता है, या फिर विषाणुओं से मिलता है, या जीवाणुओं से मिलता है, या आवृत्तबीजियों से मिलता है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों जो एंटीबायोटिक्स होता है ये मिलता है दोस्तों कवकों से। किससे मिलता है, कवक से प्राप्त होता है। मैं कई अच्छे अच्छे सवाल आपको बताता हूं। पहला सवाल याद रखें दोस्तों, जीवाणु। जीवाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को दोस्तों हम बैक्टीरिया कहते हैं, कुछ अलग नहीं है, यही क्या दोस्तों बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की दोस्तों खोज किसने किया था, ये पहला सवाल होता है। ठीक है, तो इसकी खोज किया था ल्यूवेनहाक ने। किसने किया था दोस्तों, ल्यूवेनहाक ने इसकी खोज किया था। इसी तरह सवाल आता है विषाणु की खोज किसने किया था। विषाणु तात्पर्य क्या दोस्तों, विषाणु का तात्पर्य वायरस से है, और वायरस की खोज किसने किया है, तो
याद रखेगा इवानो वास्की ने किया है, ठीक है, इवानो वास्की ने इसकी खोज किया है। एक तीसरा सवाल जो लिख रहा है कि एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो ये प्राप्त होता है दोस्तों कवक से, ठीक है, कवक से। और याद रखेंगे काम क्या करता है दोस्तों? तो यह ज्वर को दूर करता है, ठीक है, यह ज्वर को क्या करता है? दूर करता है। आवृत्तबीजी पौधों में बीज कहां होते हैं दोस्तों? तो बीज हमेशा कहां होते हैं? फल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, फल के अंदर पाए जाते हैं आवृत्तबीजी में, ठीक है। और जो अनावृत्तबीजी पौधे होते हैं उसमें बाहर होते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे आवृत्तबीजी पौधों का उदाहरण मैं दे दूं, अपने आप समझ जाएंगे। जैसे हम आम की बात कर लें तो आम का जो बीज होता है, जो गुठली होता है, वो अंदर होता है। जैसे दोस्तों हम सेब की बात कर लें, सेब में भी यही होता है। जैसे दोस्तों हम अमरूद की बात कर लें, अमरूद में भी दोस्तों सब अंदर होता है। जैसे दोस्तों हम केला की बात कर लें, केला भी दोस्तों इसी का अंतर्गत रखा जाता है, तो केला रख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम संतरा वगैरह में सर बिया मिलता है सर, तब तो वो भी रख लेंगे सर, तब तो तरबूजा वगैरह भी हो जाएगा। हाँ, ये सब रख सकते हैं, याद रखेंगे ये सब आवृत्तबीजी के उदाहरण हैं, ठीक है। इतनी बात समझिए, एक एक चीजें सीखते जाइए, समझते जाइए, ठीक है। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे तो और चीजें मैं सिखा दूंगा। ध्यान रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ये दोनों किताबें दोस्तों लॉन्च की गई हैं। आप एक बार जुड़िए तो सही, आप एक बार जुड़ के देखिए, किताबों को लेकर देखिए। हम लोग अलग अलग किताबों पर काम कर रहे हैं, आप एक मौका नहीं देंगे तो कैसे मैं समझा पाऊंगा, सिखा पाऊंगा, ठीक है। शानदार किताबें दोस्तों, आप जुड़िए, बहुत शानदार किताब है, ठीक है। इन दोनों के माध्यम से जबरदस्त तैयारी आपकी हो पाएगी। कैसे लेना है? या तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, या तो सीधा वेबसाइट या एप्लीकेशन पर आ जाइए और वहीं से दोस्तों क्या कर लीजिए, ऑर्डर लगा लीजिए, ठीक है। आपको 3-4 दिनों में दोस्तों किताबें मिल जाएंगी, ठीक है। एक नंबर और है दोस्तों जहां आप व्हाट्सएप से हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। 63500009191, ठीक है। आप चाहे तो दोस्तों इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, आप यहीं पे ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों मेंस 2021 का सवाल है और ये इकोनॉमिक्स से पूछा गया सवाल है। इकोनॉमिक्स तो ऐसा विषय सर जो हम पढ़ते ही नहीं है। और देखिए एक बात जान लीजिए, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आप जितना प्रयास कर लो। अगर आपका टारगेट केवल यही है कि हम प्री परीक्षा पास करना चाहते हैं, तब तो दरवाजे आपके खुले हैं। लेकिन अगर आप मेंस तक जाना चाहते हैं, आप फाइनली सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो कुछ भी मत छोड़िए। आप नितिन सर के साथ आइए, डेली क्लास देखिए। पहली बात तो भय निकल जाएगा, जो आपके मन में इकोनॉमिक्स का एक भय है ना कि बहुत डिफिकल्ट है, और विषय से तो आसानी मुझे लगता है, ठीक है। देखिए क्या दे रहा है, देख रहा है उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना आई थी दोस्तों, स्टैंड अप इंडिया योजना। ये स्टैंड अप इंडिया योजना किससे संबंधित थी, ठीक है। ये स्टैंड अप इंडिया योजना किससे संबंधित थी? क्या अल्पसंख्यक से संबंधित थी? नहीं, ठीक है, में नहीं से, ठीक है। क्या ओबीसी से संबंधित थी? नहीं। क्या दिव्यांगों से संबंधित थी? नहीं। ये संबंधित थी महिलाओं से और एससी और एसटी से, ठीक है। एससी मतलब क्या हो गया दोस्तों? अनुसूचित जाति। क्या हो गया दोस्तों? अनुसूचित जाति से, ठीक है। और एसटी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? एसटी का मतलब हो गया अनुसूचित जनजाति से, ठीक है। तो ये योजना किससे संबंधित थी? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, साथ ही साथ महिलाओं से भी संबंधित थी। कौन सी योजना मैं बात कर रहा हूं दोस्तों? स्टैंड अप योजना की, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा स्टैंड अप योजना की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक सवाल और आ सकता है कि स्टैंड अप इंडिया जो योजना थी, इसे भारत सरकार ने कब शुरू किया? तो याद रखिएगा, इसे मोदी जी ने स्टार्ट किया था वर्ष 2016 में। कब किया था दोस्तों? 14 में सरकार बनी थी, मई में, और 5 अप्रैल 2016 को यह स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत किया गया था, ठीक है। 5 अप्रैल 2016 को इस स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत किया गया। एक और कार्यक्रम था दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। यह योजना दोस्तों कब स्टार्ट किया गया? तो मोदी सरकार के द्वारा यह योजना 1 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया। कब शुरू किया गया दोस्तों? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। एक तीसरी योजना दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, ठीक है। यह प्रोत्साहन योजना भी दोस्तों सबसे पहले आई थी, यह 1 अप्रैल 2016 को आई थी, ठीक है। यह 1 अप्रैल 2016 को आई थी। 5 तारीख को स्टैंड अप इंडिया आया है, और उसके बाद दोस्तों 2020 जो पढ़ रहे हैं, 1 अक्टूबर 2020 यह आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना आया है, ठीक है। तो जो थोड़ा सा मुझे अलग लगा, ऐसा जो कहीं ना कहीं आपके टॉपिक से मैच करता हो, रोजगार से संबंधित हो, ठीक है, प्रोत्साहन से संबंधित हो, वो सवाल मैंने कलेक्ट करके रखे हैं, और मैं भी आपसे इस तरह के सवाल पूछ लिए जाएं, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, यह भी मेंस 2021 का सवाल है और इन्वायरमेंट से पूछा गया सवाल है। लिख रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको
काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। लिख रहा प्रोजेक्ट हाथी हो गया, जैव विविधता अधिनियम हो गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हो गया और प्रोजेक्ट टाइगर हो गया। आपको बताना है कि कौन सा कार्यक्रम पहले आया। तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था दोस्तों इसमें से कौन सा कार्यक्रम, याद रखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां लिख दिया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये कब आया था दोस्तों, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी आया था 1972 ईस्वी में। कब आया था दोस्तों, 1972 ईस्वी में। ठीक है, आपको पता क्या याद आ रहा है, आप याद कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। क्या याद कर रहे हैं दोस्तों, आप याद कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अगर आप यहां जाएंगे तो आई थिंक आप चले जाएंगे 1986 पे, जबकि आपको वन्यजीव संरक्षण की बात करना है। ठीक है, इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे तो ये स्टार्ट हुआ दोस्तों 73 में, 72 में शुरू हुआ, 73 में हुआ। अगर आप प्रोजेक्ट हाथी की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट हाथी तो बहुत बाद में स्टार्ट हुआ, 1992 में स्टार्ट हुआ। और जैव विविधता अधिनियम दोस्तों कब आया है, तो वर्ष 2002 में आया है। एक सवाल और आता है परीक्षा में कि बताइए अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। सवाल क्या आता है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, यह मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि यहां जैव विविधता की बात हो रही थी, इसीलिए मैंने यहां पर यह आपको बता दिया। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके कृषि से संबंधित है, एग्रीकल्चर से संबंधित सवाल दे रहा है और यह सवाल दोस्तों प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, आपके सामने दो सूचियां दी गई हैं। एक तरफ दोस्तों फसल का नाम है, दूसरे तरफ दोस्तों उसके सर्वाधिक उत्पादक राज्य का नाम है। जैसे जूट की बात करते हैं तो जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल करता है। चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है दोस्तों, तो चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्तों असम करता है। ठीक है, गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है और रबर का उत्पादन कौन करता है दोस्तों, केरल करता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे पहले का 4 हो जाएगा, दूसरे का 3 हो जाएगा, तीसरे का 2 हो जाएगा, चौथे का 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। 4 3 2 1 मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जूट और चावल ये दोनों का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है दोस्तों, याद रखेंगे पश्चिम बंगाल करता है। कौन करता है, पश्चिम बंगाल इसका सर्वाधिक उत्पादन करता है। चाय का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है दोस्तों, असम राज्य करता है। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश करता है। रबर का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है दोस्तों, तो रबर का उत्पादन करता है केरल। कौन करता है दोस्तों, केरल। ये चारों आपको याद रखना पड़ेगा, ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सवाल पूछा गया परीक्षा में। अगला सवाल देखिए, साइंस एंड टेक का सवाल दे रहा है दोस्तों, ये प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है। लिख रहा है नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो चीजें होती हैं, एक नाभिकीय संलयन होता है, एक नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर दोस्तों परमाणु बम काम करता है। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर दोस्तों सूर्य वगैरह काम करते हैं, जो सूर्य चमक रहा है, तारे चमक रहे हैं, या हाइड्रोजन बम का जो सिद्धांत है वो नाभिकीय संलयन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे नाभिकीय संलयन पे क्या क्या डिपेंड है दोस्तों, याद रखेंगे ये जो तारे हैं ये डिपेंड है, ये दोस्तों जो सूर्य चमक रहा है ये डिपेंड है। इसके अलावा दोस्तों जो हाइड्रोजन बम है, ठीक है, हाइड्रोजन बम, ये भी दोस्तों हाइड्रोजन बम ये भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। खैर अलग बात है, आपसे पूछा क्या है, देखिए लिख रहा वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। तो याद रखेगा विखंडन के सिद्धांत पर नहीं, यह भारी नाभिकों के संलयन के सिद्धांत पर काम करता है, क्योंकि इसका नाम ही है नाभिकीय संलयन। तो ये तो गलत हो गया। लिख रहा साधारणतः उनकी टोकोमैक डिजाइन होती है। दोस्तों ये विशेष प्रकार की डिजाइन होती है, क्योंकि जब ये नाभिकीय संलयन कराया जाएगा तो ब्लास्ट भी हो सकता है, क्षति भी हो सकती है ना, नुकसान भी हो सकता है। तो इसके लिए एक टोकोमैक डिजाइन तैयार किया जाता है जो पर्टिकुलर इसी काम के लिए बना होता है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, लिख रहा है यह बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं, यह भी सही है। तो जो आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों, पहली बात तो ए वाला गलत हो गया, इसलिए ए जहां जहां लिखा दोस्तों वो गलत हो जाएगा। ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है 3 नंबर वाला ये बिल्कुल सही जवाब है। देखिए सवाल अलग अलग से क्या पूछा, लेकर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में होते हैं। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में दोस्तों क्या होता है, तो याद रखिएगा दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, जुड़ते हैं और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। क्या कहते हैं दोस्तों, नाभिकीय संलयन कहते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं को एक विशेष नाम दिया जाता है। क्या नाम है, ठीक है, तो इसको नाम दिया जाता है दोस्तों
देखिए ताप नाभिकीय क्रियाएं क्या कहा जाता है दोस्तों, ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं, क्या कहा जाता है, ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं, ये इनको कहा जाता है। कह रहा फ्यूजन की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया जाता है। किसको डिजाइन किया जाता है, जो इसको उपयोग कर ले, तो याद रखेगा इसी के लिए तो टोकोमैक को डिजाइन किया गया। टोकोमैक कुछ और नहीं दोस्तों, टोकोमैक एक विशेष प्रकार की मशीन है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है, इसे याद रखेंगे। एक सवाल और याद रखेंगे, परमाणु बम दोस्तों किस सिद्धांत पर काम करता है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो याद रखेगा यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। आप तो जानते हैं दोस्तों, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस द्वितीय विश्व युद्ध में याद रखेंगे 6 अगस्त को, ठीक है, 6 अगस्त को अमेरिका ने हिरोशिमा पर दोस्तों बम गिरा दिया था। हिरोशिमा जो कि जापान का एक शहर था, और 9 अगस्त को दोबारा एक परमाणु बम से हमला किया, जो हमला किया गया था नागासाकी पर। यहां पर है नागासाकी पर। हिरोशिमा पर जो हमला किया गया था, उस बम का नाम था दोस्तों लिटिल बॉय। क्या नाम था दोस्तों, उसका नाम था लिटिल बॉय। उस बम का नाम है, ठीक है, नाम क्या था दोस्तों, लिटिल बॉय। नागासाकी पर जो बम से हमला किया गया, उसका नाम था दोस्तों फैट मैन। क्या नाम था, फैट मैन। ये सारे तथ्य हैं, ठीक है, ये सारे तथ्य हैं, आप इन तथ्यों को भी याद रखिए, ठीक है। जितना ज्यादा याद रखेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा परीक्षा में आपको, ठीक है। आगे बात समझ में, कहीं कोई डाउट हो तो बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों, यूपी स्पेशल का सवाल दे रहा है। क्या दे रहा है, लिख रहा है पार्वती अर्गा रामसर स्थल। क्या दोस्तों, पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ये रामसर दोस्तों याद रखेगा, ये ईरान में एक स्थान विशेष का नाम है। इसी स्थान पर दोस्तों पहली बार एक समझौता हुआ था, उसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है, रामसर समझौता पड़ गया, ठीक है। और उसके द्वारा जो स्थल चुने जाते हैं उन्हें कहते हैं रामसर स्थल। अगर वर्तमान की बात कर दें दोस्तों, तो यहां देश की बात नहीं लिखाना, वर्तमान में देश में दोस्तों कितने रामसर स्थल हैं, सवाल आ सकता है कितने रामसर स्थल हैं। तो याद रखेगा ये डेटा मैं 2023 तक का दे रहा हूं, तो रामसर स्थलों की संख्या है 75। कितनी है दोस्तों, 75 रामसर स्थल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। करा यह पार्वती अर्गा जो रामसर स्थल है, यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। यह बिल्कुल सही है। और यह गोंडा जिले में स्थित एक क्या है दोस्तों, पक्षी अभयारण्य, यह भी सही है। तो यहां पर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, यानी सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। एक सवाल और, 75 याद हो गया ना। और देखिए, करा उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना हुई। हटाओ यार, काम की बातें पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा, या ऐसे लिखे सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है, सर्वाधिक रामसर स्थल ये किस राज्य में दोस्तों, तो याद रखेगा 14 रामसर स्थल दोस्तों कहां पर हैं, अकेले तमिलनाडु में। कहां पर दोस्तों, तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, 14 है, ठीक है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या 10 है, और यह दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। अब पढ़िए अगला सवाल, लिख रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना हुई थी। तो याद रखेगा सबसे पहले नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना हुई थी। नवाबगंज पक्षी विहार कहां है दोस्तों, तो याद रखेगा यह कानपुर के पास में उन्नाव है, वहां पर स्थित है। लिख रहा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार दोस्तों किसे कहा जाता है, तो सबसे बड़ा पक्षी विहार दोस्तों लाख बहोशी पक्षी विहार है। कौन सा दोस्तों, लाख बहोशी पक्षी विहार है। कह रहा उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, बड़ा भी पूछ दिया तो छोटा भी पूछ सकता है। छोटा है दोस्तों पटना पक्षी विहार। सर पटना पक्षी विहार, ठीक है सर, पटना तो बिहार में आता है ना, यही तो गलती होगी ना आपसे। पटना दोस्तों ये एटा जिले में है। कहां पर दोस्तों, पटना नाम का एक पक्षी विहार कहां पर है, ये एटा जिले में है, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, ठीक है दोस्तों। इसी एटा की बात करते हैं, तो इसी एटा में दोस्तों एक स्थान पड़ता है कासगंज, ठीक है। कासगंज एटा में पड़ता है, और कासगंज एटा में दोस्तों आमिर खुसरो का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था, आमिर खुसरो का जन्म हुआ था। क्या आपको याद है कि नहीं याद है, यूपी स्पेशल पढ़ रहे हो तो कनेक्ट करना सीखो। आगे बढ़ो, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्यजीव विहार की स्थापना हुई, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना हुई। किसकी दोस्तों, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। ये कहां पर दोस्तों, ये वाराणसी के निकट चंदौली में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों, वाराणसी के निकट चंदौली में स्थित है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में यही जो है वन्यजीव विहार की स्थापना हुई है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है।
अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दोस्तों विविध से संबंधित है, मेंस 2021 का सवाल है। अच्छा ये सवाल तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, एडीपी पूछा था जिसे कहते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये कब लागू किया गया था दोस्तों? जनवरी 2018 में लागू किया गया था। ये सवाल भी दोस्तों रिपीट सवाल है, ठीक है। क्या दोस्तों? ये रिपीट सवाल है, तो घबराइए मत, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, करा ये जो एडीपी प्रोग्राम है ये नीति आयोग ने दोस्तों कब प्रारंभ किया? तो याद रखिएगा नीति आयोग के द्वारा ये जनवरी 2018 में शुरू किया गया। जबकि नीति आयोग को कब स्थापित किया गया दोस्तों? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुआ, ठीक है। करा आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो जिलों में जीवन स्तर का सुधार करना। क्या है दोस्तों? जीवन स्तर का सुधार करना, ये दोस्तों इसका उद्देश्य है। लिख रहा एडीपी के तहत कितने अविकसित जिलों का दोस्तों चुनाव किया गया है? ऐसे तो दोस्तों 112 जिलों का दोस्तों चुनाव किया गया, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया ना? ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बहराइच का चुनाव किया गया, बलरामपुर का चुनाव किया गया है, उधर सिद्धार्थनगर का चुनाव किया गया है, इधर जो है चित्रकूट का चुनाव किया गया है, उधर सोनभद्र का चुनाव किया गया है, ये बनारस के बगल में जो चंदौली है उसका भी चुनाव किया गया है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हैं ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं जिनको आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत चुना गया है, ठीक है। ताकि उस जिला के फतेहपुर का भी चुनाव हुआ है, ये कानपुर के पास, कानपुर इलाहाबाद के बीच में फतेहपुर, उसका भी चुनाव किया गया है। तो ये वो जिले हैं दोस्तों जो पिछड़े हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों यहां विकास की बातें हो रही हैं, ठीक है। तो सेशन दोस्तों आज कहीं समाप्त होता है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये इनके दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इसे भी हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से ले सकते हैं। किताबें परचेज करेंगे दोस्तों तो किताब बाई पोस्ट आपके घर जाती है, ठीक है। ले लीजिए, बस इतना कहूंगा, जो क्लास आपको देखने को मिल रही है ये दोस्तों इसी किताब के बदौलत मिल रही है। इसी किताब को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं इस किताब को ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपके पास एक किताब होगी ना तो पढ़ने का मजा दोगुना तिगुना हो जाएगा। क्यों? हम यहां बहुत ज्यादा सवाल नहीं रख पाते हैं, किताब में और भी बातें दी गई हैं, ठीक है। कोशिश करिए कोम्बो ले लीजिए, कोम्बो आपको कम प्राइस में भी मिलेगा और अच्छा भी रहेगा, ठीक है। तो कोम्बो ले लीजिए। कई सारे बच्चों ने कहा था कि सर कितने पेज की किताब है? दोनों किताबें दोस्तों 250 प्लस पेज की है। ये 260 पेज की किताब है, ये 288 पेज की किताब है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, बाकी और कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो जुड़िए चैनल के साथ, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए और क्या, ठीक है। तो सेशन ही समाप्त होता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। एक लाइक कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लगे कि नितिन सर वही पुराने वाले नितिन सर वापस आ गए हैं और इतने विस्तार से पढ़ा रहे हैं और आपके हित में बातें कर रहे हैं, तो दोस्तों लाइक और कमेंट तो जरूर करिएगा, ठीक है। शेयर भी कीजिएगा, निवेदन आप सभी से, ठीक है। चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।